आज का टॉपिक है घर कब खरीदूं और एसआईपी से खरीदूं या ईएमआई से खरीदूं। तो पहला जो क्वेश्चन है घर कब खरीदूं, एकदम सिंपल आंसर है, जब तक अपना पैसा ना हो तब तक नहीं खरीदना है। लोन लेके कभी नहीं खरीदना है, चाहे आन बान खान कोई क्यों ना बोले कि लोन लेना अच्छा है, कि लोन कभी नहीं लेना है। सोसाइटी में यंग लोगों के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, जैसे ही नौकरी लगा खट से एक लोन लिए और घर खरीद लिए, बैंड बाजा बारात के साथ सब कुछ शादी ब्याह हुआ और जिंदगी भर ईएमआई चलता रहा। 20-25 साल से कम कौन ले रहे हैं आजकल। ईएमआई चलने के बाद 1-2 महीना पूरे ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है कि आराम से बैठ के नौकरी छोड़ करके बैठ सके, ऐसा नौबत आएगा ही नहीं, क्योंकि काम ईएमआई के लिए दौड़ते रहना है। फिर इसीलिए बोलता हूँ कि ईएमआई पे नहीं लेना है। यहाँ पे मैं हमेशा बोलता आया हूँ, मैं खुद अपनी ज़िंदगी में किया हूँ, जहाँ पे भी ऑफिस है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, उसके आसपास ही घर होना चाहिए। वॉकिंग करके आप जा सकें, ट्रेवल का पैसा भी बचा सकें, तो इससे बहुत कुछ होगा। मैं खुद 20 साल रेंट पे रहा हूँ, 20 साल के बाद ही अपना घर मैं खरीदा हूँ। और कैसे खरीदा, ऐसे नहीं कि सारा पैसा लगा दिया और एक घर खरीद लिया। आपके पास 25% पैसा फेंकने से एक घर हो जाए तभी खरीदना है, मतलब 1/4 में ही घर हो, 3/4 पैसा आपके पास जमा रहे कैश में, तभी घर लेना है। या नहीं तो छोटा घर लेना है, पैसा कम है और बड़ा घर का ख्वाब देखे हैं, वो ख्वाब सिर्फ जिंदगी बर्बाद करेगा। यहाँ पे एक बेहतरीन फैक्टर को भी ध्यान देना है कि नए सोसाइटी में नहीं जाना है, पुराने सोसाइटी में जाना है। 10-15 साल पुराना सोसाइटी हो, बिल्डर आउट हो गया हो, RWA को हैंड ओवर हो गया हो, वैसे सोसाइटी में जाना है। मैं अपने ब्रोकर को बोल के रखा हूँ कि मुझे पुराना फ्लैट दिलाना, 10-15-20 साल पुराना सोसाइटी उसमें दिलाना। पूछते भी ऐसा क्यों करते, पुराना ही क्यों खरीदते हैं आप। पुराना खरीदने में फायदा ये है, मान लेते हैं आज से 15 साल पहले कोई घर 25 लाख का था, 15 साल के बाद वो 50, 55, 60 में भी बिकता है ना, लगता है कि बहुत छप्पड़ फाड़ के रिटर्न आ गया। तो नॉर्मली 25 लाख का घर पुरानी सोसाइटी में 50, 55, 60 में मिल जाएगा। लेकिन ये 25 लाख रुपया अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करके, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रहेंगे तो कितना होगा, ये आप होमवर्क करके एक देख लीजिए। मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मिड कैप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और 25 लाख रुपया वन टाइम यहाँ पे छोड़ता हूँ। और पिछले 15 साल में HDFC मिड कैप ने कितना बनाया है, कोटक मिड कैप ने 25 लाख वन टाइम का 2 करोड़ 68 लाख बनाया है। सबसे बॉटम में जो है उसका क्या रिटर्न रहा है, 13.84 के परसेंटेज के रिटर्न से टॉरस मिड कैप ने 25 लाख का 1 करोड़ 75 लाख बनाया है। बाकी आप स्मॉल कैप मल्टी कैप में खुद से चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं किसी का सैलरी जो है 50,000 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कम से भी हो सकता है, उसके रेशियो में आप कैलकुलेशन कम कर लीजिएगा। 50,000 का नौकरी जिनका है ना, वो 30,000 का ईएमआई देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि 20,000 में काम चला लूंगा। उनको लगता है कि ना 20,000 में आज काम चला लूंगा, लेकिन जैसे जैसे ईएमआई बढ़ता है ना, काम चल नहीं पाता है। फिर भी यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 30,000 रुपया ईएमआई पकड़ते हैं। तो कितने का लोन लिया उन्होंने, तो लोन के कैलकुलेटर में जाइए, 36 लाख रुपया का उन्होंने फ्लैट देख लिया, 2 BHK या 1 BHK, 3 BHK मिलेगा नहीं। 25 साल तक का ईएमआई लिया, 9% के रेट से होम लोन मिलता है, तो 30,211 रुपया का ईएमआई चलना शुरू हो जाता है। और ऐसा 25 साल चलेगा, तकरीबन 30,000 का ईएमआई, और वो सपनों का घर आज ही खरीद के रख लिया। लेकिन मैं बोलता हूं, जो आप ये सपनों का घर देख रहे हैं ना, अपने ऑफिस के आसपास जहां पे वर्क कर रहे हैं उसके आसपास 10,000 रुपया में रेंट आराम से मिल जाएगा। मैं 10,000 नहीं मानता हूं, मैं 20,000 मान लेता हूं कि आगे रेंट बढ़ेगा भी। 20,000 रुपये पर मंथ मान लेता हूं, और रेंट पे आप रहते रहिए तब तक जब तक अपना पैसा ना हो जाए फ्लैट खरीदने के लिए। और मात्र 10,000 ही आपके जेब से बच रहा है। 30,000 ईएमआई दे रहे थे, 20,000 रेंट पे गया तो 10,000 बचा। वो 10,000 रुपया का एसआईपी 25 साल तक चलता रहे, मात्र 13% के रेट से, तो 2 करोड़ 27 लाख रुपया कैलकुलेटर बोलता है। और वो 36 लाख रुपया जो सपनों का घर नहीं लिए थे, अगर वो 25 साल के बाद खरीदते हैं तो कैलकुलेटर बोलता है कि 25 लाख रुपया वन टाइम छोड़ा, तो 25 साल के बाद वो 36 लाख रुपया का जो घर नहीं खरीदा था, 25 साल के बाद 5% का इन्फ्लेशन हो तो 1 करोड़ 21 लाख, 1 करोड़ 22 लाख का वो घर हो जाता है। वो 1 करोड़ 22 लाख का घर खरीदते हैं, ये एसआईपी का अमाउंट था, 1 करोड़ 22 लाख इसमें माइनस करेंगे तो 1 करोड़ रुपया लगभग ऑन रिटायरमेंट आपके पास सरप्लस हो जाएगा। ये सिंपल चाल चलने से। जब आप रेंट पे रहेंगे, जहां पे काम कर रहे हैं उसके आसपास ही रहेंगे, तो ट्रेवल का पैसा जो 5,000 रुपये पर मंथ बचेगा वो अलग, टाइम कितना बचेगा मेट्रो सिटी में अगर रहते हैं वो अलग। अगर टाइम बचता है तो आपके वर्क का आउटपुट भी बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपका इनकम भी बढ़ेगा। तो धीरे धीरे करके बहुत सारा फैक्टर है जिंदगी में आ जाएगा। एक घर लोन पे न लेके अपने पैसे को इंतजार करके बाद में लेना है। अब जो वो 10,000 रुपया बचा रहे थे, 13% के रेट से कैलकुलेट किया, अगर ये देखें कि सन 2000 में ऐसा किसी ने सोचा होगा, कैलकुलेट किया होगा कि ईएमआई पे ना जा करके पैसा बचाते हैं, और 10,000 रुपये पर मंथ जमा शुरू किया, आज 2025 हो गया, 25 साल बीत गया, अगर एसआईपी में पैसा जमा किया, तो यहाँ पे एसआईपी का मिड कैप सेलेक्ट किया हमने। पिछले 25 साल में 10-10 रुपये पर मंथ चलता गया, निपॉन मिड कैप यहाँ पे आता है, 10-10 रुपये करके गया, 30 लाख जमा हुआ, 9 करोड़ रुपया बना है। दिमाग खोपड़ी जो है ना सन्ना आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा ये फिगर, और इतना चाहिए भी नहीं, इससे बहुत 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 कम चाहिए। लास्ट वाला फंड देखते हैं, टॉरस वाला, तो 14.93% के रिटर्न से 2.69 बनाया है। एवरेज मिड कैप ने 19.25% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे सोसाइटी में जो सबसे बड़ा बीमारी है ना, जैसे नौकरी लगा और पोस्टिंग चेंज हुआ, हर पोस्टिंग में एक एक फ्लैट चाहिए, पोस्टिंग चेंज, फिर 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट, एक ईएमआई बंद, दूसरा ईएमआई शुरू, दूसरा बंद, तीसरा शुरू। ये बीमारी जिंदगी में लगा हुआ है। मैं बहुत से लोगों से सर्वे करके पूछा हूँ, आप जो ये नौकरी कर रहे हैं, 30 साल 35 साल नौकरी कर चुके हैं और एज 50, 52, 53 हो चुका है, अगर आपका वो लोन ईएमआई नहीं चलता होता तो क्या ये नौकरी करते? तो एकदम ही झल्ला के कहते हैं, अगर ये ईएमआई नहीं चलता होता, लोन नहीं चलता होता, बिल्कुल भी नहीं करते। तो फंसे क्यों?
दूसरे दूसरे सिटी में भी घर था, तो यहाँ फंसना जरूरी था। इतने दिनों में समझ में नहीं आया कैलकुलेशन। एक चीज और जिंदगी में टाइम टू टाइम बदलाव होते रहता है। 15-20 साल जब आप गुजार देंगे ना, चाहे 10 साल, 15 साल, 12 साल रेंट पे रह के गुजार देंगे, तो पता चलेगा बाद में कि एग्जैक्टली कहाँ पे रहना है। आपने जो पहले पीछे शहर में घर लिया था, वहां तो आप रह ही रहे थे, वो सोचा भी नहीं था कि वहां रहेंगे। अभी जाके सोच रहे हैं कि उस सिटी में तो रहना ही नहीं था, रहना ही नहीं है। क्योंकि जब जहाँ चेंज होते हैं ना, वहीं पे लोग परमानेंट बसना चाहते हैं। लास्ट पोस्टिंग जहाँ होते हैं वहीं बसना चाहते हैं। तो कुछ समय जिंदगी में देना है कि एग्जैक्टली कहाँ रहना है, उसके बाद पता चल जाए कि पूरा रिटायरमेंट का जिंदगी यहीं जीना है, तो उसके बाद घर लेना है। एक चीज़ और होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके फ्रेंड सर्किल भी बदलते रहते हैं। जब बच्चे थोड़े से 9, 10, 11, 12 में जाते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि एक ही जगह पे रहें। छोटे बच्चे रहते हैं, घूमते रहते हैं, आपके साथ भी घूमते रहेंगे। लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, फिर उनको लगता है कि एक जगह पे परमानेंट रहे। तो वो समय एक अच्छा है कि पूरा फैमिली चाहेंगे कि अब एक जगह रहें। तब तक आप मैच्योर भी हो जाते हैं, आपका पैसा भी सेविंग होते रहता है, और आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं तो उतना पैसा हो जाता है कि अपने ही पैसे से घर को खरीद सकते हैं, विदाउट ईएमआई, विदाउट लोन। यहाँ पे मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि पहला 1 करोड़ रुपया पहले आप बना लीजिए, उसके बाद पहला फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट बाद में लेते रहिएगा। पहला 1 करोड़ रुपया बन जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब काम का आजादी, यानी कि बंधक बन के आप कहीं काम कर रहे हैं। अगर ये पैसा हो जाएगा ना, मेरे काफ़ी मित्र के पैसे बन चुके हैं इतना, तो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। वो बॉस के अंडर डर डर के काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉस का भी वो पोर्टफोलियो नहीं है जो इनका पोर्टफोलियो है। तो बॉस भी बोलने से कतराते हैं कि ये पकड़ो अपना इस्तीफा और हम चलें दूसरी जगह काम करने के लिए। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद काम करने का मजा ही कुछ और होगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड में जब एनएवी नहीं बढ़ती है तो कंपाउंडिंग कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर म्यूचुअल फंड में एनएवी उनका बढ़ा ही नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं होगा कंपाउंडिंग। यहाँ पे देखते हैं निपॉन ग्रोथ फंड जो 95 से शुरू हुआ, 10 रुपये का एनएवी शुरू हुआ, और ये चलते चलते आज का जो एनएवी है रेट, वो आज का एनएवी है 4167 रुपया। आप कहते हैं कि 10 रुपया से बढ़ता ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं मिलता कंपाउंडिंग। लेकिन ये हुआ है तो कंपाउंडिंग हुआ। क्यों वही 10 रुपये पे नहीं रुक सकता था और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। मान लेते हैं कि निपॉन ग्रोथ फंड ने पैसा, जो फंड मैनेजर लगाया, वो इतने स्टॉक में पैसा लगाया, होल्डिंग है यहाँ पे। अब इतने कंपनी में लगाया, ये कंपनी बढ़े ना घटे, ऐसा म्यूचुअल फंड का सिर्फ बात नहीं कि एनएवी बढ़ नहीं रहा है, ये कंपनी में पैसा लगाया है फंड मैनेजर ने। अब इन कंपनी में अगर हलचल ना हो तो एनएवी भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में ये कंपनी अच्छा कर रहा है, मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, तो इनका स्टॉक प्राइस का रेट ऊपर नीचे होएगा, और लंबे समय में अगर इनका प्राइस बढ़ रहा है तो म्यूचुअल फंड के एनएवी का भी प्राइस बढ़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि वो एक जगह पर रहे। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने एनएवी 100 रुपये पे एंट्री किया और वो 98, 95, 80 तक गया तो लॉस दिखता है। लेकिन बने रहेंगे, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप है, तो जरूर लॉन्ग टर्म में एनएवी उनका बढ़ेगा, तो कंपाउंडिंग आपको नजर आएगा। मैंने ऑफिस से लोन लिया है 6% रेट पे, मैं लमसम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि लोन लेके इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी आपको 1 लाख रुपये मिल गया है और खेल खेल के देखना चाहते हैं, तो जरूर इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। लंबे समय में फायदा हो ही जाएगा, फिर भी लोन लेके नहीं करना है। 50 लाख, 1 लाख रुपया मिला है, 25-25 हज़ार रुपया करके 4 स्मॉल कैप में लगा दीजिए और लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए। मुझे 25 लाख रुपया लमसम वन टाइम इन्वेस्ट करना है 13 साल के लिए, फंड सजेस्ट कीजिए। अगर 13 साल ही एग्जैक्टली टाइम है तो एक स्मॉल कैप, बाकी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। अगर मल्टी कैप में यहाँ पे बात करता हूँ, 13 साल ही हमने सेलेक्ट किया है। आप खुद से जो ना होमवर्क करना है, ऐसे नहीं मैं बताऊंगा ना तो आप कर भी देंगे, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ेगा या घटेगा आप एग्जिट होकर निकल जाएंगे, तो खुद से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एएम वाई हमने सेलेक्ट किया है, निपॉन मल्टी कैप अच्छा फंड है, आईसीसी मल्टी कैप, क्वांट मल्टी कैप, उसके बाद एक फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, एक स्मॉल कैप एसबीआई 250 इंडेक्स, एचडीएफसी स्मॉल कैप, इसमें लगा करके आप बराबर बराबर लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी 25 लाख रुपये आपके पास है तो एक ही बार में नहीं लगा देना है। अभी 10 महीने 12 महीने के अंदर आपको डाइवर्सिफाइड करके हर महीने में थोड़ा थोड़ा करके 1 साल के अंदर सारा पैसा लगा देना है, एक ही साथ लमसम वन टाइम नहीं लगाना है। राजू जी नमस्कार, आपके चक्कर में 3 साल से एसआईपी कर रहा हूँ, रिटर्न बहुत कम मिला है, निगेटिव भी हो सकता है। हमने भी जो पहला शुरुआत किया था 3000 का एसआईपी, उस फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निपॉन इंडिया मिड कैप नाम चेंज हो गया है। 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ चलता जा रहा है, 2010 से लेकर अब तक 15 साल बीत गया। 8,82,000 जमा हुआ है, बीच बीच में टॉपअप भी किया हूँ जब मार्केट गया है। 882 9 मान लीजिए, 9 लाख का 47,41,000 रुपया दिख रहा है। अगर रिडीम करूं तो ये पैसा 3 दिन के बाद अकाउंट में आ जाएगा। रिटर्न 19.9 का दिखा रहा है। लेकिन जब हमने ये शुरुआत किया 2010 से, तो 2013 में मेरा भी एसआईपी का रिटर्न निगेटिव में था, लगभग 1,15,000 जमा हुआ था और 95-96 हज़ार इस टाइप का था।